चलो, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था कि क्या ऑडिटर दूसरों का काम भी यूज में ले सकता है क्या। तो देखो, दूसरों का काम आप यूज में ले सकते हो। कौन लोग हैं जिनका काम आप यूज में ले सकते हो? एक तो एक्सपर्ट्स का, एक आपके इंटरनल ऑडिटर का काम आप यूज में ले सकते हो, और एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो अभी इंटरनल ऑडिट और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना बाकी है। एक्सपर्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऑडिटर को जब टेक्निकल डिफिकल्टी है, वो किसी चीज को खुद नहीं समझता, तो वो एक्सपर्ट्स की मदद ले सकता है यहाँ पर, या उनके काम को यूज में ले के और ओपिनियन फिर दे सकता है अपना। वो एक्सपर्ट जो है वो उसकी टीम का पार्ट हो सकते हैं, या फिर जो है वो मैनेजमेंट की टीम का पार्ट हो सकता है। अब अगर उसकी टीम का पार्ट है तो उसे ऑडिटर एक्सपर्ट बोलते हैं, और अगर मैनेजमेंट की टीम का पार्ट है तो वो यहाँ पे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑडिटर के एक्सपर्ट्स को आईएसए 620 कवर करता है, जबकि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स को आईएसए 500 कवर करता है। ठीक है, ये आ गई थी बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? आ गई यस तो सर। समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब पहली चीज तो ये कि भाई अगर आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम यूज में लेते हो, तो ऑडिटर को कंपिटेंसी उसकी जो एक्सपर्ट की है, वो कितना कंपिटेंट है, कितना कैपेबल है, कितना ऑब्जेक्टिव है, ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। और उसके काम की समझ आपको होनी चाहिए, वो समझ आपको लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा वो काम कैसा करता है, अंडरस्टैंडिंग, और उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये इन्होंने बताया। इसके अलावा ऑडिटर अपने खुद का भी एक्सपर्ट की मदद ले सकता है, अगर उसको खुद को लगता है कि यार मेरे पास पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, इसमें सर्टेन एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे लॉयर्स आप यूज में ले सकते हो, या आर्किटेक्ट है, या कोई दूसरी तरह की वैल्यूएशन है जहाँ पे आप खुद नहीं कर सकते। सिमिलर चीज वहां पर भी है, जब ऑडिटर अपने खुद के एक्सपर्ट को यूज में लेगा तो उस केस में भी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी का इवेल्युएशन उसको करना पड़ेगा। इसके बाद फर्दर डिटेल में गए थे, तो फिर कॉम्पिटेंसी इवेल्युएट करते वक्त आप क्या कंसीडर करोगे, ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हो गई थी। फिर उसके बाद जब आप इवेल्युएशन कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ भाई चलो मैं ऑडिटर एक्सपर्ट का जो है वो काम यूज में ले सकता हूँ, तब हम उसके काम के साथ एग्री करते हैं। उसमें भी उसके साथ हमको एग्रीमेंट करना होता है। ठीक है ना, agreeing the work, the nature, scope and objective, roles and responsibility, nature, time and extent of communication। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर उसके काम का इवेल्युएशन हम लोग करते हैं। ये सब चीजें हम लोग पूरा कर चुके थे। पूर्वा, कैसी हो तुम? अच्छे हो? लास्ट वाली क्लास में आए थे क्या पूर्वा? नहीं सर। लास्ट क्लास नहीं आए थे? और वो देखा था वीडियो मैंने, क्योंकि ग्रुप पे मैसेज डाला था कि भाई जो है वीडियो आप लोग देख लेना। हाँ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा दीदी आपको भी। ठीक है। सर वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड करते हो? हाँ, मेरा एक चैनल है, वहाँ मैं अपलोड कर उसका देता हूँ। लिंक मुझे भेज देना। लिंक अरे। मैं बताऊँ आपको? लिंक मैं कैसे भेजूंगा? मैं या तो मुझे मैसेज करना, मेरे फोन नंबर, मेरा फोन नंबर है आपके पास? यस सर। तो मुझे अभी मैसेज कर देना। ठीक है ना, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो लास्ट क्लास नहीं पढ़ी होती ना, फिर आगे का समझ में नहीं आता। अभी हम ये देख पढ़ रहे हैं, मैं ध्यान से भी बात सुन लेना। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई क्या ऑडिटर किसी और दूसरे पर्सन का काम यूज में ले सकता है या नहीं ले सकता, अपना ऑडिट ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जैसे वो अलग अलग लोगों का काम यूज में ले सकता है। उसमें से फर्स्ट पर्सन जो पढ़ा था वो हमने एक्सपर्ट पढ़ा था। ठीक है, वो हमारा एक्सपर्ट अब आज खत्म हो गया, वो लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे ना, तो यहाँ से थोड़ा समझना, ऐसे ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी कि समझ में नहीं है, वो समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। और क्लास में तुम लोग पूरा रहा करो, कई बच्चों को मैं देखता हूँ बीच में से गायब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मत करो भाई, तो जब क्लास में हो तो क्लास पूरी अटेंड करो, कोई डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो अब यहाँ से उस दिन हमने छोड़ दिया था, तो मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, रेफरेंस टू द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। देखो, आपने अगर एक्सपर्ट का काम यूज में लिया है, दैट्स ओके। और अगर आप उसके काम पे रिलाय करके और ऑडिट ओपिनियन दे रहे हो, और ऑडिट ओपिनियन आपकी अनमॉडिफाइड है, ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात को। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक्सपर्ट के काम को यूज में लिया है, व्हेन यू हैव यूज्ड द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है,
और आपने उसके काम पे रिलाई किया है, और आप ऑडिट रिपोर्ट जब देते हो और आपकी ऑडिट रिपोर्ट जब अनमॉडिफाइड है, कैसी है भाई आपकी रिपोर्ट? यहाँ पे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, तो क्या ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा कि मैंने एक्सपर्ट का काम यूज में लिया है या नहीं लिया है, या उसके काम का रेफरेंस हमको देना ही देना? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? यस और नो? क्वेश्चन आगे भी समझ में? गर्विता, जूही, निधि, पूर्वा, चारों को क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो जब ऑडिटर ने एक्सपर्ट का काम जो है उस पे रिलाई किया है, उसको यूज में लिया है, उसके बेसिस पे ऑडिट ओपिनियन फ्रेम किया अपना और रिपोर्ट बना के देती, तो क्या उस केस में, और रिपोर्ट कैसी बनाई है? रिपोर्ट हमारी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बनाई है, तो क्या इस केस में क्या हमारा ऑडिटर एक्सपर्ट के काम का रेफरेंस देगा या नहीं देगा? तो नहीं देगा। सिंपल सी चीज है, नहीं देना है उसको रेफरेंस यहाँ पे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिपोर्ट आपकी अनमॉडिफाइड है तो फिर आप एक्सपर्ट के काम का रेफरेंस जो है वो अपनी रिपोर्ट में नहीं देंगे। एक सिंपल सा प्रोसीजर आपको याद रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो द ऑडिटर कैन नॉट डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर्मिंग एन ऑडिट, दे मस्ट यूज देयर प्रोफेशनल जजमेंट टू असेस वेदर एविडेंस प्रोड्यूस्ड। द यूज ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट इज नॉट मेंशन्ड इन एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। तो आपको ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज आपने किया है, ये आपको मेंशन नहीं करना है व्हेन यू आर गिविंग द अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तो जब तक आपके देश का कानून नहीं कहता तब तक आपको एक्सपर्ट के बारे में अपनी रिपोर्ट में बताने की जरूरत नहीं है। मतलब हम अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे कि भाई हमने जो एक्सपर्ट का काम यूज में लिया और उस पर रिलाई करते हुए हम जो है वो ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड रिपोर्ट जो होती है वो मैंने आपको बताया है पहले भी, मॉडिफाइड रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट नहीं होती है। आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करते हो। देखो मेरा ओपिनियन होता है कि भाई ट्रू एंड फेयर है, जब तक मैं ट्रू एंड फेयर का ओपिनियन दे रहा हूं तब तक वो अनमॉडिफाइड है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, या जब कोई कंडीशन हम लगा देते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट को मॉडिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। मॉडिफाइड रिपोर्ट अच्छी नहीं होती है। तो जब आप मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं तो ऐसे केस में आप, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एक्सपर्ट के ओपिनियन, एक्सपर्ट से जो मैंने काम कराया था उसका रेफरेंस देना यहाँ पर जरूरी है, तो ही आपको उसके काम का रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना है। आगे की बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? एक्सपर्ट कौन होता है? क्या एक्सपर्ट कौन, किसकी बात हो रही है? एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट देखो, एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट दो तरीके के एक्सपर्ट होते हैं। एक तो ऑडिटर की टीम में एक्सपर्ट हो सकता है, एक मैनेजमेंट की टीम में एक्सपर्ट हो सकता है। अब ऑडिटर की टीम में एक्सपर्ट कौन हो सकता है? जैसे देखो सारे काम ऑडिटर खुद नहीं करता। आप अपनी एसीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो यू बिकम एक्सपर्ट इन व्हाट? किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी भी पूर्वा? किस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाओगे? क्या सर, एक बार वापस रिपीट मैं करना। ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आप एसीसीए की पढ़ाई कर रहे हो ना, यस सर। तो आप एसीसीए बनने के बाद किस चीज के एक्सपर्ट बन जाओगे? किसके एक्सपर्ट बनोगे? ऑडिटिंग के, फाइनेंशियल के। अकाउंटिंग के नहीं बनेंगे? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी तो बहुत पढ़नी पड़ेगी ना हमको एसीसीए बनने के लिए। यस सर। मेजर तो हाँ, देखो एसीसीए एसोसिएशन फॉर सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो अकाउंटेंट के तो हम है ही सही एक्सपर्ट। लेकिन अब आप सोचो कि भाई जब ऑडिट आप कर रहे हो तो सिर्फ हमेशा अकाउंटिंग के बेस पर ही सब चीजें नहीं होती हैं, या फिर ऑडिटर को सिर्फ अकाउंटिंग के बेस पे ही ओपिनियन नहीं देना होता कि भाई ट्रू एंड फेयर है। बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है ना, तो जरूरी नहीं कि भाई सब चीजों के आप एक्सपर्ट हो। जैसे कोई लॉ एंड रेगुलेशन है, कोई कानून के बारे में बात है, अब आपका क्लाइंट जो है वो उस कानून का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, या अगर उसने मान लो कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी उसकी रही है, तो उसके भविष्य में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब इन चीजों के बारे में तो आप एक्सपर्ट नहीं हो लॉ के बारे में, तो आप क्या करोगे? आप एक एडवोकेट अपने साथ इन्वॉल्व करोगे कि भाई आप मुझे बताइए कि भाई जो ये लॉ है इसका क्या मायने हैं, अगर इसकी नॉन कंप्लाइंस हुई है तो क्या किस हद तक जाके कंपनी के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, क्या कल को कंपनी बंद भी हो सकती है। तो ये सब आपको राय एक एडवोकेट से लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? ये सोचिए। यस सर। लेना पड़ेगा। आई बात समझ में पूर्वा? यस सर। है ना? तो जब आप
आपकी खुद की टेक्निकल एक्सपर्टीज जब किसी क्षेत्र में नहीं होती है, किसी एरिया में नहीं होती है, तो आप उस एरिया के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उससे काम करवाते हैं और उस काम को फिर आप अपना ऑडिट ओपिनियन देने में यूज कर लेते हैं। आई बात समझ में पूरा? तो सर अगर ऑडिट ओपिनियन दे दिया और हमने ऑडिट ओपिनियन हमारी मॉडिफाइड कर दी, तो वो अच्छी रिपोर्ट कैसे नहीं हुई? सही मॉडिफाई रिपोर्ट। कर दी तो देखो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिपोर्ट का। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब आप पब्लिश करते हो ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा होता है कि भाई जो ऑडिट ओपिनियन है वो ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये स्टैंडर्ड होता है। तो अब अगर कोई दिक्कत नहीं मिली तो यही की रिपोर्ट आप पब्लिश कर दोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, कोई बदलाव नहीं करोगे उसके अंदर, यस सर। तो उसको अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। अब उसमें बदलाव कब होता है, उसमें चेंज कब होता है? जब आप ये कह रहे हो कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तब बदलाव आया ना, जब मॉडिफाई करिए आपने रिपोर्ट को, ऐसी रिपोर्ट को मॉडिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। आया समझ में? ओके, हाँ आ गया। तो when there is no problem you will not going to modify the report, when there is a problem तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है भाई, सबको आगे बात समझ में? गर्विता, जूही, निधि, आप लोगों को भी? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ऊपर अब रेफरेंस टू द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, ये टॉपिक कह रहा है कि क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपर्ट के काम का रेफरेंस देंगे या नहीं देंगे। तो व्हेन द रिपोर्ट इज अनमॉडिफाइड, जब स्टैंडर्ड रिपोर्ट ही जारी करनी है जब तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ठीक है। आपको लग रहा है भाई ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जीबिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जीबिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं, आई नीड टू मॉडिफाई द रिपोर्ट नाउ, अब बदलाव करना पड़ेगा रिपोर्ट में। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक्सपर्ट ने के काम को मेरे को रेफर करना जरूरी है, तो ही आप ऐसे केस में एक्सपर्ट के काम को रेफर करेंगे। आगे भी बात समझ में यहाँ पे क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है निधि, आपको भी आगे बात समझ में? चलो, ये तो हमारा हो गया एक्सपर्ट का काम पूरा। अब आ जाते हैं, अच्छा ऑडिटर और क्या एक्सपर्ट के अलावा किन लोगों का काम यूज में ले सकता है? ठीक है, आप देखो काम आपको करना है ऑडिट का काम, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस हम खुद काम करने की जगह दूसरों का काम यूज में लेते हैं। उन्हीं में से एक एक्सपर्ट था, उन्हीं में से अब एक इंटरनल ऑडिट का काम आ गया। इंटरनल ऑडिटर के बारे में जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? पूर्व पता है बेटा आपको इंटरनल ऑडिटर किसको कहते हैं? मैनेजमेंट में से जो ऑडिट कर। हाँ, मैनेजमेंट खुद जो अपनी ऑडिट कराता है, मतलब कि वेरी इनिशियल लेवल मैंने समझाया था, ऑडिटर जो होता है ना, वो बाहर का कोई व्यक्ति आता है जो आके देखता है कि भाई आपके घर में सब चीजें ठीक है या नहीं है, और आप जो बता रहे हो कि भाई आपकी घर की स्थिति ठीक है या नहीं है, वो सही बता रहे हो नहीं बता रहे हो, ये तो ठीक है कि घर के बाहर का व्यक्ति आके देख रहा है। इंटरनल ऑडिटर्स आर दी पर्सन हु लिव इन दी हाउस इटसेल्फ, तो वो घर के ही व्यक्ति हैं जो ऑडिट करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? एक तो ये इंटरनल कंट्रोल का भी एक तरीका है, और हम ये नहीं चाहते कि भाई जब बाहर का कोई व्यक्ति है वो हमारे घर में आके कमियां निकाले, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी कमियां हमें पहले से पता चल जाए जिनको हम सुधार लें, तो इसलिए इंटरनल ऑडिट होती है। आया समझ में? क्लियर सब लोगों को ये चीज? यस सर। गर्विता, यूवी, दीदी, आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब आप ऑडिट ओपिनियन देते वक्त इंटरनल ऑडिट पे कब रिलाई करोगे, क्या है? तो आईएसए 610 हमारा इससे डील करता है, जो कहता है कि कब आप इंटरनल ऑडिट का काम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्लाइंट के सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, और अगर ये इफेक्टिव होता है तो इससे क्या कम होता है? इससे कंट्रोल रिस्क कम होता है, इन्होंने ये बताया। ठीक है, चलो ये बात अब ये मान लिया ज्यादा रिलेवेंट है नहीं। ठीक है, पर इन्होंने बोला है कि हाँ भाई देखो, इंटरनल ऑडिटर का काम जो है वो क्लाइंट के सिस्टम का काम है, वो क्लाइंट के पार्ट का काम है, वो मेरा काम नहीं है। किसका काम है भाई? इंटरनल ऑडिट आप थोड़ा ना करोगे, इंटरनल ऑडिट तो क्लाइंट खुद करेगा। कौन करेगा इंटरनल ऑडिट? आप करोगे, क्लाइंट करेगा? कौन करेगा? क्लाइंट। क्लाइंट करेगा, ये आपका काम नहीं है। एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी तो ये देखता है कि भाई इंटरनल ऑडिट उन्होंने अच्छी करी है, दिन से करी है नहीं करी है, वो मैं देखूंगा। ठीक है, अब लेकिन अगर इंटरनल ऑडिट अच्छी है
इफेक्टिव है, ठीक है ना। अगर इन्होंने बोला है कि अगर उनके कंट्रोल सिस्टम का एक इफेक्टिव एलिमेंट है उनकी इंटरनल ऑडिट, कहने का मतलब अगर वो अच्छे से काम करती है इंटरनल ऑडिट उनका, तो उससे कंट्रोल रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है। क्या रिड्यूस होता है भाई यहाँ पे? उनका कंट्रोल रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। So if the internal control is effective, if the internal or if the internal audit is effective, it will going to reduce the control risk. आगे समझ में भाई क्लियर है? यस और नो? आगे समझ में? यस सर। ठीक है ना। So it will going to reduce the control risk. ठीक है। इसके अलावा अगर आप इफेक्टिव है, ये फर्स्ट बात हो गई। एडिशनली जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर मे बी एबल टू कोऑपरेट विद द क्लाइंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड प्लेस रिलायंस ऑन द प्रोसीजर इन प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग इट। तो अगर इंटरनल ऑडिट इफेक्टिव होती है तो ये बेनिफिट तो इसका मिलता है कि भाई कंट्रोल रिस्क रिड्यूस है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि एक्सटर्नल ऑडिटर में रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिट एंड रिड्यूस ओन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा बेनिफिट है। तो अगर इंटरनल ऑडिट इफेक्टिव है तो पहली चीज तो ये तो होनी है कि भाई कंट्रोल रिस्क आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा फायदा ये है कि हो सकता है कि जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिट के काम को यूज कर ले और उसे खुद कम काम करना पड़े। देखो इंटरनल ऑडिटर ने देखा है ना कि भाई घर में सब चीजें ठीक है या नहीं है। मैं भी तो यही देखना है एज एक्सटर्नल ऑडिटर में। क्या देखना है कि भाई मेरे क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं वो उसके बिजनेस का जो है वो सही एग्जीबिशन करते हैं या नहीं करते, यही देखना आया हूं मैं यहाँ पे। यस और नो? जल्दी तो यही देखना है ना। हाँ, ट्रू एंड फेयर व्यू का ही तो एग्जीबिशन करना है, यही हम मेरे को ओपिनियन। तो इंटरनल ऑडिटर ये काम पहले कर चुका है। तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से किया है तो एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर क्या मैं उसके काम को यूज में ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ? मुझे काम कम करना पड़ेगा ना अगर उसका काम सही से उसने किया है। सोचिए। यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब आ, इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो चीज ध्यान में रखनी है कि लेकिन इंटरनल ऑडिटर का काम यूज में तब लिया जा सकता है जब वो इफेक्टिव हो। अगर इंटरनल ऑडिटर ने काम इफेक्टिवली नहीं किया है, इनइफेक्टिवली किया है, तो क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज में ले सकता है? क्या सोचो भाई, सोचो। नो सर। नहीं। अगर घर के अंदर व्यक्ति ने काम अपना अच्छे से नहीं किया तो बाहर वाला व्यक्ति उसके काम पे सिर्फ विश्वास करके अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, तब तो उसे खुद से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर घर के अंदर व्यक्ति ने काम अच्छे से किया है तो मैं उस काम को यूज में ले सकता हूँ। तो इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट के दो फायदे इन लोगों ने बताया। एक तो रिड्यूस तो कंट्रोल रिस्क होगा ही होगा, साथ में एक्सटर्नल ऑडिटर उस काम को यूज में ले सकता है। लेकिन नाउ अब अगर मुझे इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि मैं इंटरनल ऑडिट का काम ऑडिटर का काम यूज में लूं या नहीं, तो फिर देयर आर सर्टेन प्रोसीजर विच आई हैव टू गो थ्रू, और उसके बाद मेरे को ये डिसीजन लेना है कि मुझे उसका काम यूज में लेना है या नहीं लेना है। तो आप अगर ये डिसीजन लेना चाहते हो, अगर आप काम यूज में लेना चाहते हो, तो अगेन देयर आर सर्टेन कंसीडरेशन, कुछ बातों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन ऐसा नहीं कि हमें ले लिया रैंडम डिसीजन है चलो देख लेते हैं, आपको सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे ना। व्हाट आर दोस प्रोसीजर्स? अगेन बहुत सिंपल से प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इफेक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, और ये काम होगा इवेलुएट करने से। तीन चीजें इवेलुएट करनी होगी। क्या करना है हमको? इफ यू वांट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर देन यू मस्ट इवेलुएट थ्री फंक्शंस। तीन चीजें आपको जो है वो
यहाँ पे इवेलुएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या इवेलुएट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिविटी इवेलुएट करनी पड़ेगी बेटा। क्या इवेलुएट करनी पड़ेगी? ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज इंडिपेंडेंस। देखो एक्सटर्नल ऑडिट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो तो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के दबाव में नहीं होती, तब अपना काम करती है। होता ही नहीं होता फायदा एक्सटर्नल ऑडिट का, ये सबसे बड़ा। यस सर। तो वो तो ऑब्जेक्टिव होता है। देखो आप ऑब्जेक्टिव कब हो, ऑब्जेक्टिव होने का मतलब पता है क्या होता है? वैसे तो मैंने ये चीज पढ़ा दी है, बट फिर भी एक बार फॉर रिफ्रेशिंग योर मेमोरी, ऑब्जेक्टिव होने का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, कौन बताएगा ऑब्जेक्टिव होने का मतलब? ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होता, जिसको इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं कर सकते। क्या नहीं होता? इन्फ्लुएंशियल ज्यादा नहीं होता। इन्फ्लुएंस मतलब आप इन्फ्लुएंस नहीं होते, जैसा मैंने देखा वैसा मैंने बता दिया, ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे अगर मैं सड़क पे से आ रहा हूँ और मैंने कोई एक्सीडेंट देखा कि भाई यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, और मैंने अगर किसी से बोला कि भाई वहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो जैसा हुआ बता दिया। लेकिन अगर उसमें मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐड कर दूं कि अरे भाई सरकार की गलती थी, सड़क अच्छी नहीं बनी थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिस डज नॉट बिकम ऑब्जेक्टिव, दिस बिकम सब्जेक्टिव, है ना? तो जैसा है वैसा बताना, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और आप ऑब्जेक्टिव तभी होगे जब आप इंडिपेंडेंट होगे, जब आप स्वतंत्र होगे। और जब आप स्वतंत्र होते हो तब आप तीन चार चीजें देखो, वो अगर आप में नहीं है तो आप स्वतंत्र कहला सकते हो। जिसके बारे में आपको ओपिनियन दे रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में, उन लोगों से ना तो कोई प्यार आपका होना चाहिए, ना कोई टकरार होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ना लव ना हेट, ठीक है, ना कोई, ये दो चीजें, ना केयर, ठीक है, ना किसी तरह का कोई क्या कहते हैं इसको, रिलेशनशिप, ना कोई आपका रिलेशनशिप होना। ठीक है, रिलेशनशिप बोलते तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ना तो मुझे उनसे प्यार होना चाहिए, ना मुझे उनसे कोई हेट होनी चाहिए, ना नफरत होनी चाहिए, और ना ही किसी तरह की केयर होनी चाहिए उनके प्रति। तभी मैं इंडिपेंडेंट होऊंगा, तभी मैं अनबाइज्ड हूँ। आगे बात समझ में क्लियर है? यस और नो? यस सर। दिस दिस मेक्स यू ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे मेरे क्लाइंट से प्यार नहीं है, कोई तकरार नहीं है, कोई केयर उसके लिए नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। ठीक है, जहां ये तीन चीजें आ जाएंगी ना, वहां भूल जाना आप इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने ये समझाया है कि जब मैं ये इवेल्युएट कर रहा हूं कि भाई इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है, इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, ये मेरा इवेल्युएशन जो है। ठीक है, मुझे ये इवेल्युएट करना है कि भाई जो मेरा इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरे क्लाइंट ने जो पॉलिसीज बना रखी हैं और जो इनके बिजनेस के प्रोसीजर्स हैं, वो इसके ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते ही नहीं करते। ठीक है, अगर मेरा क्लाइंट उसको ऑब्जेक्टिव नहीं रहने देगा, मतलब मेरा क्लाइंट अगर उसको डराएगा, इंटरनल ऑडिटर को धमकाएगा मेरे इंटरनल ऑडिटर को, तो डेफिनेटली बात है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये मेरे को इवेल्युएट करना है कि क्या मेरे क्लाइंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी संस्था है, वहां पे रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। आ गई भाई बात समझ में? यहाँ पे क्लियर? आगे समझ में आया ना? यस सर। तो आपको सबसे पहले ये इवेल्युएशन करना है कि क्या मेरे क्लाइंट के यहाँ पर जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, या क्या यहाँ पे ऐसे सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बने हुए हैं जो क्लाइंट की ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करें। तो पहला तो इवेल्युएशन आपको ये करना है। ठीक है, दूसरा इवेल्युएशन आपको ये करना है आगे कॉम्पिटेंसी पे, जिसमें हम आगे बात करेंगे। और तीसरा इवेल्युएशन हमको सिस्टमैटिक और यहाँ पे डिसिप्लिन्ड अप्रोच के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया? सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑफ इंटरनल ऑडिट।
ठीक है, तो ये तीन चीजें बेटा इवेल्युएट करनी है। क्या क्या इवेल्युएट करना है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। एक तो आपको इवेल्युएट करना है कि क्या क्लाइंट के यहाँ पर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो उस क्लाइंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन की ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करें। क्या इंटरनल ऑडिट जो की जा रही है वो कॉम्पिटेंट है। क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से करी जा रही है या नहीं कर जा रही। तो इन तीन चीजों को इवेल्युएट करके आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज में लेना है या नहीं लेना। याद हो गई बेटा तीन चीजें यहाँ पर, यस और नो? क्लियर? यस सर। ठीक है ना, वापस बोल देता हूँ एक बार। तीन चीजें ही हैं भाई, ज्यादा कुछ है नहीं। पहला आपको ये इवेल्युएट करना है कि भाई क्या क्लाइंट ने ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेटअप करी हैं जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करें। क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंपिटेंट है या नहीं है, और क्या उसे सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच से किया जाता है या नहीं। दीज ऑन फोकसिंग ऑन दीज थ्री व्यू पॉइंट्स आप ये इंश्योर करोगे कि आप भी मेरे को इसका काम यूज में लेना है या नहीं करना। ठीक है, अब नाउ व्हेन इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी, तो मैंने आपको बता दिया ना भाई ऑब्जेक्टिविटी कब होगी, जब मैं स्वतंत्र होऊंगा। यस और नो, आया ना? जब मैं स्वतंत्र होऊंगा तब ऑब्जेक्टिविटी आएगी। अगर मेरे को डरा दिया गया या अगर मेरे से प्यार है, रिश्ता आपका है, तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर हैं उनको हटा दोगे तो ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, और इनमें से कुछ भी वापस आ गया तो ऑब्जेक्टिविटी चल जाएगी। ये सीधी सीधी बात है। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्टिविटी का टेस्ट इन सब चीजों से किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो इंटरनल ऑडिट करी जाती है वो रिपोर्ट किसको करता है सीधा, वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है या वो टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करता है। टीसीडब्ल्यूजी का मतलब होता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, वो व्यक्ति जो गवर्नेंस के लिए इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको कर रहा है। क्या देखना है यहाँ पे, आपको ये देखना है कि इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको करता है। तो ये करना चाहिए वैसे रिपोर्ट टीसीडब्ल्यूजी को। किसको रिपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे, टीसीडब्ल्यू को रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर इनके पास डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए टीसीडब्ल्यू। ठीक है, देखो अब मैं इंटरनल ऑडिटर अगर हूं और मेरे ऊपर मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसने मुझे डरा रखा है कि भैया कोई फ्रॉड या एरर निकाल मत देना। तुम सोचो एक स्थिति, अपने आप को अज्यूम करो कि तुम इंटरनल ऑडिटर हो और तुम्हें एज अ मैनेजमेंट अंदर जो है वो अंडर जो है तुम्हें अपॉइंट किया गया है, नौकरी वहां दी गई है, और तुम्हारा जो मैनेजमेंट है वो तुम्हें डरा रहा है कि भैया गलती से भी किसी फ्रॉड या एरर के बारे में ऊपर तक मत चल जाना लेकर के, वरना नौकरी से तो निकालेंगे, ऐसा कर देंगे किसी दूसरी जगह नौकरी नहीं लगेगी। तो क्या आप ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट दे पाओगे अपनी इंटरनल ऑडिट की? सोचिए। नो सर। नो सर। हम ये चाह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सीधा। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग हो सकते हैं, इन केस अगर दोनों अलग नहीं है तो कोई डिफरेंट बात है। तो कंपनी में अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वाले लोग अलग हैं तो इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी को। किसको रिपोर्ट करना चाहिए? टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर उनके तरफ डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए कि हाँ भाई अगर कोई फ्रॉड भी है तो सीधा अप्रोच किसको कर सकते हो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के लोगों को अप्रोच कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो जाकर। आ गया समझ में? तब तो ऑब्जेक्टिव हो, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव नहीं। क्लियर है, समझ में आई बात बेटा यहाँ पे, यस और नो? यस सर। टीसीडब्ल्यूजी तो डायरेक्टर्स होते हैं ना शायद। दे मे बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, those charged with governance they may be directors of the company ना। गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार लोग कौन है, वो डायरेक्टर है, वो मैनेजमेंट का भी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि आपको जो गवर्नेंस के लोग हैं वो अलग डायरेक्टर्स मिले, ठीक है, और मैनेजमेंट आपको अलग मिले। ठीक है, ऊपर अपन ने जब गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था तो अपन ने ये भी तो पढ़ा था कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दो तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चार्ज विद गवर्नेंस हो गए। ये फर्क हो गया क्योंकि वो मैनेजमेंट नहीं देखते हैं। आया समझ में यहाँ पे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी तो होते हैं, ऑडिट कमेटी भी तो होती है आपके पास। आया याद? भूल गए वो चीजें?
पढ़ा था ना हमने गवर्नेंस वाला चैप्टर, तो उसमें क्या देखा था कि भाई बहुत सारी कमिटीज आपको बनानी पड़ेगी, आपके जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट होंगे, जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होंगे, जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी। पढ़ा था ये सब चीजें, भूल गए? फिर भी ये भी तो पढ़ा था कि ज्यादा पावर तो ईडी ही होते हैं, एग्जीक्यूटिव अब ज्यादा डायरेक्टर। पावरफुल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते, तो हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि भाई जो इंटरनल ऑडिट है वो इंडिपेंडेंट है। हमने तो ये भी नहीं बोला, इंटरनल ऑडिटर तो एक्चुअली पार्ट ऑफ क्लाइंट ही है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो किस हद तक इंडिपेंडेंट है। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, भाई जितना मैं एक्सटर्नल ऑडिटर उतना इंडिपेंडेंट तो आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि यू विल रिमेन पार्ट ऑफ दी माय क्लाइंट मैनेजमेंट या टूल्स चार्ज गवर्नेंस, उन्हीं का पार्ट रहोगे तो आप ज्यादा। लेकिन अगर मैं काम आपका यूज लेना चाह रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस लिमिट तक जाकर के आप इंडिपेंडेंट है, तभी तो मैं आपका काम यूज में ले पाऊंगा ना। अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो, तो फिर मैं आपका काम यूज में नहीं लूंगा, फिर तो मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो सबसे पहली चीज है कि इंटरनल ऑडिटर को सीधा TCWG के लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर उनके पास उसका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए। दूसरा, इंटरनल ऑडिट करने वाले लोगों पर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसा है कि वो दूसरे काम ना करें। अगर इनका काम इंटरनल ऑडिट का है तो सिर्फ ये इंटरनल ऑडिट करें। आ गई बात समझ में? इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट से Yes, sir. internal audit function should directly report to the TCWG. Second point says that it should be free from the operational responsibility, and अब हमें देखना है कि इनके रिम्यूनरेशन के लिए कौन जिम्मेदार लोग है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है इनकी सैलरी जो है वो कौन दे रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई सैलरी TCWG डायरेक्टली इनको देती हो, ऐसा नहीं हो कि भाई मैनेजमेंट के लोग बस सैलरी इनकी जो है वो डिसाइड करें या इस उससे संबंधित निर्णय वो लोग ले, क्योंकि अगर वो लोग लेंगे तो डेफिनेटली बात है इंटरनल ऑडिट फंक्शन फिर आपका इंडिपेंडेंट कम होगा। ये भी चीज है। आ गया समझ में? क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। TCWG को डायरेक्ट रिपोर्टिंग होनी चाहिए। रिम्यूनरेशन को लेकर भी डिसीजन TCWG ही लेता हो अगर, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटर को देखना है कि कहीं कोई बाधा, कांस्टेंट मतलब होता है बाधा, तो ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट और TCWG के लोगों ने किसी तरह का कॉन्स्ट्रेंट जो है वो इंटरनल फंक्शन के सामने, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के सामने रख दिया है ना। वो उन्हें खुद ही, अगर मान लो मैनेजमेंट और TCWG खुद ही उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये इस चीज का आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का आपको देखना है कि भाई कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसा पॉलिसी, कोई ऐसा प्रोसीजर तो सेटअप नहीं कर दिया इन लोगों ने कि भाई जिससे कि इंटरनल ऑडिट काम करने वाले लोगों को कोई दिक्कत आती है। तो कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं है, कॉन्स्टेंट मतलब बाधा होता है, किसी तरह की बाधा तो नहीं है। ठीक है, और वेदर द इंटरनल ऑडिटर आर मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी रिक्वायर्ड कंप्लायंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स ही बात है, प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स हैं या नहीं है, तो इन सब चीजों से यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आती है। प्रोफेशनल, जैसे अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो और आप ACCA भी हो, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपके ऊपर एथिकल जिम्मेदारियां हैं, है नहीं है भाई? हमारे लिए तो एथिक्स हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है हमारे काम के दौरान। हमारी तो बॉडी ने हमारे लिए एथिकल रिक्वायरमेंट सेटअप कर रखी है, उनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा जब मैं मेरा काम करूंगा। तो ये 5 की पॉइंट्स इन लोगों ने यहाँ पे दिए, 5 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इन लोगों ने दिए, जिनको फॉलो करके आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन की ऑब्जेक्टिविटी का इवेल्युएशन कर सकते हैं। याद हो गए बेटा पॉइंट? यहाँ पे समझ में आ गए? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट आर दोस इवेल्युएशंस? फर्स्ट कि भाई क्या इंटरनल ऑडिटर TCWG को रिपोर्ट करता है और डायरेक्ट एक्सेस है, क्या ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर है या नहीं है, क्या उनका रेम्यूनरेशन TCWG डिसाइड करता है, क्या किसी तरह का कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट या TCWG के लोगों ने उनके सामने रखा है या नहीं रखा, और क्या इंटरनल ऑडिटर्स किसी प्रोफेशनल बॉडी के सदस्य हैं या नहीं है, जो कि कोई एथिकल रिक्वायरमेंट या कंप्लायंस उनसे चाहती है। ठीक है, आ गया समझ में?
तो एक चीज आपने इवेलुएट कर लिया, आपने क्या इवेलुएट कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिविटी इवेलुएट कर लिया। अगर आपको लगता है कि इन सब के रिजल्ट आपके ट्रू है, ठीक है, सबके नहीं, मतलब जैसे टीसीडब्ल्यूजी अगर आपका अपॉइंटमेंट कर रही है, डीसीडब्ल्यूजी आपकी सैलरी डिसाइड कर रही है, किसी तरह का कोई आपके काम करने में कांस्टेंट उन लोगों ने बाधा उन लोगों ने उत्पन्न नहीं कर रखी है, आप मेंबर ऑफ बॉडी भी हो, तो अगर आपको इन सब चीजों का सही आंसर मिल जाए तो फिर आप विश्वास करो ऑब्जेक्टिविटी पे, अदरवाइज मत करो। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ या ना? इन अ सिमिलर मैनर अब कॉम्पिटेंसी की बात कर लेते हैं। देखो कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट कब होता है? तो आप किसी काम को करने के लिए जो हो, आप में योग्यता कब आएगी? आप योग्य, कॉम्पिटेंसी मतलब योग्यता होता है। तो कॉम्पिटेंसी देखो आती है रिसोर्सेज से। देखो अगर काम करने के लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर मुझे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कहीं पे गड्ढा करना है, तो बिना फावड़े के, बिना उन चीजों के गड्ढा तो नहीं कर सकते ना। टूल्स तो चाहिए गड्ढा करने के लिए, जमीन खोदने के लिए आपको टूल्स चाहिए, कि बिना टूल्स के हो जाएगा काम? सोचो, हो सकता है? No, sir. डेफिनेटली बात है। कोई भी काम बिना रिसोर्सेज के नहीं हो सकता। रिसोर्सेज में आपकी ह्यूमन भी आती है, फाइनेंस भी आती है, फिजिकल, सब तरह के बेटा रिसोर्स आते हैं। तो बिना रिसोर्सेज के आप काम नहीं कर सकते। तो अब हमारा इंटरनल ऑडिट जो फंक्शन है वो कंपिटेंट होना चाहिए, और वो तब होगा जब उनके पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपिटेंसी में आपको जो पहला स्टैंडर्ड देखना है, तो वो ये देखना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की साइज के हिसाब से इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? तो ऑर्गेनाइजेशन की साइज के हिसाब से आपको रिसोर्सेज का जो है वो देखना है कि इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं या नहीं। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई बेटा यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और रिसोर्सेज में सब, क्योंकि ये तो सर्विस सेक्टर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो लोग ही होने चाहिए। इंटरनल ऑडिट के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर इनके पास है या नहीं है, ठीक है। अब रिलायंस जितनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2-4 जनों का स्टाफ है इंटरनल ऑडिटर का, तो क्या वो सफिशिएंट रिसोर्स कहलाएगा? सोचो। No, sir. ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, आप 2-4 जनों के इंटरनल ऑडिट, वहां पे 2-4 नहीं, कम से कम 200-400 लोगों का स्टाफ चाहिए, तब जाके आप इंटरनल ऑडिट उनसे अच्छे से करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिर्फ स्टाफ होने की बात नहीं है, स्टाफ आपका ट्रेंड होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। एस्टैब्लिश पॉलिसीज आपके पास होनी चाहिए कि किस तरीके से इनको आप, रिक्रूटमेंट कैसे होगा इन लोगों का, इंटरनल ऑडिट वालों का, इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ये आपके पास एस्टैब्लिश पॉलिसीज इन चीजों के लिए है या नहीं है, ठीक है। फिर एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग, क्या इनको इंटरनल ऑडिट करनी आती भी है? मतलब अगर आप ऐसे लोगों से इंटरनल ऑडिट कराओगे जिनको ऑडिट ही नहीं आती, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो मैं आपसे करा सकता हूँ क्या इंटरनल ऑडिट? ये बताओ, कर सकते हो आप लोग इंटरनल ऑडिट? टीम या एसी से आप कर सकते हो, नहीं कर सकते इंटरनल ऑडिट? कर सकते हो जूही, कर सकते हैं निधि, कर सकते हैं गर्विता, कर सकते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिट आफ्टर बिकमिंग एसीसी? यस और नो? Yes. यस सर। बहुत सी बात है, जिन लोगों को इंटरनल ऑडिट का काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर स्किल और ट्रेनिंग होना चाहिए। ये मेरे को इवेल्युएट करना है कि क्या इंटरनल ऑडिट में काम करने वाले लोगों के पास प्रॉपर स्किल व ट्रेनिंग है या नहीं, ठीक है। और स्किल व ट्रेनिंग, स्किल और ट्रेनिंग के अलावा रिक्वायर्ड नॉलेज, भाई उन लोगों को पता होना चाहिए ना भाई, जो इंटरनल ऑडिटिंग कर रहे हैं, कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या एप्लीकेबल। जैसे आप ऑडिट करोगे तो आप ऑडिट करने से पहले ये समझते हो कि भाई जिस क्लाइंट की मैं ऑडिट कर रहा हूँ उस पे क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, तो उन लोगों को भी इस चीज की रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको इवेल्युएट करना है। और फिर अगेन कि भाई वो भी किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स हैं या नहीं है, जहाँ पे उनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के इवेल्युएट करके आप ये डिसीजन ले सकते हो कि क्या इंटरनल ऑडिट का फंक्शन जो है वो यहाँ पर कॉम्पिटेंट है या नहीं। आगे भी बेटा बात समझ में यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यही जो था टाइम कंज्यूमिंग का, इसके आगे ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा टॉपिक बचा है।
इवेल्युएटिंग द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। फिर उनका काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। यूं नहीं कि कभी भी कुछ भी उठा करके काम कर लिया। तो इंटरनल ऑडिट के भी अपने प्रोसीजर्स हैं बेटा, उन चीजों को फॉलो करने नहीं करते। तो यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर गाइडेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो अब फिर ये देखना है कि भाई जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, अच्छा ये कंपेटेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो ये काम करते हैं क्या ये सिस्टमैटिक तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं या नहीं करते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5 डेज तक वीक अगर हमें क्लास है तो सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन हो गया तरीका। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि हफ्ते में कभी एक दिन पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, तो वो अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा ना। फिर वो आपको भी मजा नहीं आएगा, काम आप भी नहीं पढ़ना चाहोगे और मैं भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो इट बिकम्स अनडिसिप्लिन्ड। तो मेरे में चाहे भले कितनी नॉलेज हो, मैं कितना कॉम्पिटेंट हूं, मैं कितना ऑब्जेक्टिव हूं, बट अनलेस एंड until I'm not doing my work in a systematic and a disciplined manner, उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है फिर वो मेरे। तो काम आपको सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को 3 चीजें यहाँ पर इवेल्युएट करनी है। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिविटी, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। सेकंड चीज क्या करोगे भाई? सेकंड चीज कॉम्पिटेंसी इवेल्युएट करेंगे। तीसरी चीज ये इवेल्युएट करेंगे कि क्या इंटरनल ऑडिटर्स सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से काम करते हैं या नहीं करते। आगे भी बात समझ में यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। और इन सब चीजों के बाद जब आप ये इवैल्यूएशन कर लो कि हाँ भाई सब चीजें हैं यहाँ पर, the internal audit function, the internal audit is the objective, they are competent and they are working in with systematic and disciplined approach, और आप ये डिटरमाइन कर लेते हो कि हाँ भाई मुझे इनका काम यूज में लेना है, आप कंसीडर इट एप्रोप्रिएट, इन लोगों का काम यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। तो फिर आपको फर्दर ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मुझे किस एरिया में और किस हद तक इन लोगों का काम लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा ही डिपेंड हो जाऊंगा, चलो भाई इंटरनल ऑडिटर ने काम कर लिया तो अब अपन तो आराम करते हैं, ये तो नहीं कर सकते। फिर भी आपको तो आपका दूसरा काम तो करना पड़ेगा। तो आप पूरी तरीके से कभी उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो किस लेवल तक, किस लिमिट तक जाके आप उसका काम यूज करेंगे, किन एरियाज में आप उसका काम करेंगे, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा एंड इनकॉर्पोरेट दिस इनटू द प्लानिंग। और आपको प्लानिंग करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर रहे हैं तो उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट जो है वो आप डिटरमाइन कर पाए। आगे भी बात समझ में यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो एक चीज आज अपन ने पढ़ ली, अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने समझ लिया कि अगर ऑडिटर किसका काम यूज लेना चाहता है, इंटरनल ऑडिटर का काम यूज लेना चाहता है, तो उसे क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा? उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा भाई उसमें? यहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन इवेल्युएट करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन कि उसे उसका काम यूज में लेना है या नहीं लेना। आगे समझ में बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, आ गया समझ में? गर्विता, जूही, निधि, पूर्वा, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तुम लोग लीव कर जाओ। आई थिंक यहाँ पे किसी की और की क्लास है, जतन कोई स्टूडेंट है, वापस ज्वाइन कर लेना भाई, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। चलो बाय, गुड नाइट।